जय श्री राम। आज हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है, कौन सी ऐसी दशा है जो आपके जीवन में विवाह का योग लेकर आएगी। यानी इस वीडियो के जो कुछ फॉर्मूले हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पहले वो बताए जाएंगे, फिर एक कुंडली पर एग्जाम्पल के साथ उनको लगाया जाएगा कि उसके अंदर हम महादशा, अंतर और प्रत्यंतर का संबंध देखेंगे कि हमारे फॉर्मूलों से वो कितना मिलता है। मैंने जो भी फॉर्मूले इस वीडियो के लिए डिसाइड किए हैं, आप उनको मान सकते हैं कि ये जो रेशो है ये 75 से लेके 85% तक करेक्ट ही निकलते हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी ज्योतिषी कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता कि अगर वो 10 प्रेडिक्शन करेगा तो 10 में से उसकी 1 या 2 गलत निकलेंगी ही निकलेंगी। लेकिन अगर हमारे फॉर्मूले इतने तक भी करेक्ट निकलते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो भी 100% करेक्ट नहीं निकलते बहुत बार, तो उनका एक रेशो निकाला जाता है। उस रेशो को, उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें विवाह की संभावनाएं बनती हैं। उससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको बताई जिसमें विवाह जल्दी होने के क्या योग हैं और विवाह देरी होने के क्या योग हैं। अब आपको पहले डिसाइड तो हो जाना चाहिए कि भाई मेरा विवाह जल्दी होगा या मेरा विवाह देर से होगा। अब कुंडली में योग तो है विवाह देरी से होने के, कि शादी तो होनी है जाकर 28-30 साल की उम्र में, और 20-22 साल की उम्र से रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मैंने एक एग्जाम्पल में कुंडली लगाई थी कि वो लड़की आज 31 वर्ष की हो चुकी है और उसके फादर 23 साल की उम्र से रिश्ता देख रहे हैं और 8 साल में उन्होंने सब कुछ कर लिया। इवन उनको बहुत सारे ज्योतिषियों ने लाल किताब के इतने सारे उपाय बता दिए कि वो उपाय उन्होंने सारे कर दिए, उनको लाखों रुपया खर्च हो गया अनुष्ठान वगैरह सब पे, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई। भाई जब तक योग ही नहीं आ रहा है तो तुम कितना भी कुछ कर लो, शादी होगी कैसे। तो पहले इसलिए वो 2 वीडियो शुरुआत में बनाई थी कि जल्दी विवाह कैसे होता है और देर से विवाह के क्या योग हैं। तो पहले आप अपने हॉरोस्कोप में समझ जाओगे कि भाई ये देरी वाली है, जल्दी वाली है। फिर उसके अंदर लगाओगे आप टाइमिंग्स कि चलो अगर देर से भी होना है तो कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिसमें शादी हो सकती है, या अगर जल्दी होना है तो कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिसमें जल्दी होना है। और शादी के लिए मैंने अमूमतः आपको उम्र भी बताई कि आज के समय में सामान्य उम्र लड़कियों के लिए 21 से 24 है, लड़कों के लिए 24 से 28 है। अगर इस बीच में शादी हो रही है तो ये समय पर विवाह के योग हैं। इसके ऊपर निकलती है तो विलंब है, इसके और ज़्यादा ऊपर निकलती है तो बहुत ज़्यादा देरी से विवाह। अब हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं मैरिज के ऊपर कि शादी कब होगी। और लगन कुंडली के अंदर 7वें भाव से हम शादी भी देखते हैं। सप्तम भाव सिर्फ शादी का नहीं है, लेकिन हाँ सप्तम भाव शादी कराने में सक्षम प्लेनेट है, उसको हम मान सकते हैं। यानी सबसे पहले 7th हाउस कि लगन कुंडली के सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हों और सप्तम भाव का जो स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी के साथ अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो यह भी विवाह में विशेष भूमिका अपनाते हैं। ये ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में विवाह की भूमिका अदा करते हैं। यानी पेपर और कॉपी पेन ले लो, जिनकी शादी हो चुकी है वो लगा के देख लेना इस पे कि पहले ये देख लेना कि शादी जल्दी हुई है, देर से हुई है, समय से हुई है, कौन से डेट पर शादी हुई, उस समय महादशा अंतर प्रत्यंतर कौन सी चल रही थी। तो पहला प्रिंसिपल, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह विवाह कराते हैं। सप्तम भाव का स्वामी विवाह कराता है। कारक शुक्र विवाह कराने में सक्षम है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए ग्रह विवाह की भूमिका अदा करने में सक्षम है। अब नियम नंबर 2, नवांश कुंडली के बिना विवाह को देखना और विवाह को कैसा रहेगा ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप विवाह के सब्जेक्ट में जाना आपके लिए बेकार है। यानी वो सभी ज्योतिषी जो सिर्फ लगन कुंडली या एक लगन चार्ट आपने उनको दे दिया और उससे उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी, भाई ये तो अंधेरे में तीर चलाने बराबर है। इसको तो आप समझ लो कि भाई हमारे गुरु तो ये कहते हैं ऐसे लोगों को ज्योतिष करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनका डिग्रियों से कोई मतलब ही नहीं है कि ग्रह की कोई डिग्री भी होती है। उन्होंने तो देख लिया आपका यहाँ बैठा है, ये ऐसा है वैसा, कुछ नहीं होता, बस आप समझ लिए कि गठिया नुसी ज्योतिष इसको हम बोलते हैं। अब नवांश कुंडली का लगन हमेशा से ये बताता है कि विवाह की इच्छा
और इच्छा पूर्ति करने वाला प्लेनेट कौन है? वो लग्नेश है। ये जब मैंने नवांश के सारे भावों के बारे में आपको बताया था तो समझाया था। तो अब नवांश कुंडली के लगन में बैठे हुए ग्रह विवाह कराते हैं क्योंकि वहां पे उसकी इच्छा है। नवांश कुंडली के लगन का स्वामी विवाह कराएगा। नवांश कुंडली के लगन को देख रहा ग्रह और लग्नेश से संबंध बनाने वाला ग्रह भी विवाह कराने में सक्षम है। तो यही सेम प्रिंसिपल नवांश कुंडली के सप्तम से आता है कि सप्तम में बैठा हुआ ग्रह, सप्तम को देख रहा ग्रह और सप्तमेश से संबंधित ग्रह विवाह कराने में सक्षम है। नेचुरल शुक्र ग्रह भी अपनी दशा और अंतरदशा में विवाह का सुख देने में सक्षम है, चाहे उसका सप्तम भाव या लगन से कोई संबंध बने या ना बने, क्योंकि वो नेचुरल कारक है। राहु को भी इसी रोल में लाया जाता है। बहुत बार देखा गया है कि सिंपल राहु भी आपकी मैरिज कराने में सक्षम प्लेनेट है। और एक नई रिसर्च जो हमने देखी है कि नवांश कुंडली में आप ये देखें कि तुला राशि कहाँ है, 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। अगर उस 7 नंबर में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा में भी विवाह के योग बनते देखे गए हैं। तो भैया ये प्रिंसिपल उतार लो और उठा के अपनी हॉरोस्कोप में देख लो कि पहले जल्दी हो रही है, देर से हो रही है और कब हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक हॉरोस्कोप हम लगाएंगे। ये एक महिला की हॉरोस्कोप है जिनका जो शादी है वो एक सही समय पर हुई। सही समय पर महिला की शादी हो रही है तो 24-25 साल में अगर शादी हो रही है तो समझ लीजिए वो उसकी सही उम्र है। तो उसको हम देखेंगे कि इनका विवाह क्यों, पहले तो हॉरोस्कोप में यही देखना है कि जल्दी या समय पर विवाह कैसे हो गया और किन महादशा और प्रत्यंतर दशा ने इनको विवाह का सुख दे दिया है। तो आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। उसके लिए चलिएगा आप हमारी स्क्रीन पर। अब आइए देखते हैं कि एक महिला की कुंडली जिनकी शादी 26 साल की उम्र में हुई है, यानी कह सकते हैं भी 21 से 24 के बीच में हमने विवाह का महिलाओं के लिए सामान्य नियम रखा हुआ है। उसके 1-2 दिन या 1-2 साल बाद इनकी शादी हो गई। कुंडली में हमें दिखाई देता है कि मोटा मोटा देखते हैं कि भाई 7th हाउस और 7th हाउस का कारक दोनों ही शुक्र है और वो शुक्र ग्रह यहाँ 11th हाउस में बैठा है। इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है और यही 7वें घर का मालिक नवांश कुंडली में फिर से अपनी ही राशि का बैठ गया। यानी हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ एक जल्दी शादी या समय पर शादी होने के संकेत दिखाई देते हैं। इतना हमने जान लिया मोटे मोटे तौर पे प्रिंसिपल, जिसके मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे विस्तार से समझाए थे। अब हमारा नियम है जितने ग्रह सप्तम भाव और उसके स्वामी से संबंध बनाएंगे वो शादी कराने में सक्षम है। तो हम देखें, हमें सबसे पहला प्लेनेट मिला शुक्र ग्रह जो यहाँ सप्तम भाव और उसके स्वामी से संबंध बना रहा है। उसके अलावा ना तो कोई ग्रह सप्तम भाव को देख रहा, ना ही ग्रह सप्तम भाव के स्वामी शुक्र को देख रहा कोई, यानी शुक्र यहाँ अकेला शादी कराने वाला प्लेनेट बन गया। अब नवांश कुंडली के लगन में कौन ग्रह बैठा है? सबसे पहले तो लगन का स्वामी कौन है? मंगल। और लगन में कौन ग्रह बैठा है? गुरु। यानी मंगल और गुरु दोनों शादी कराने वाले प्लेनेट हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मंगल और गुरु ये हमारे दूसरे ऐसे प्लेनेट हैं जो शादी की भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा, नवांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह कौन है? शुक्र। और उसको देख कौन रहा है यहाँ से? शनि की तीसरी दृष्टि है। तो हम क्या लिखेंगे फिर से कि भैया फिर से हमारे पास एक कॉमन प्लेनेट आया, एक है शनि और एक है शुक्र। यानी शुक्र ग्रह ने तो यहाँ बार बार भूमिका अपना दी कि भैया मेरे बिना तो शादी होगी नहीं। और मैंने आपको बताया भी था शुक्र नेचुरल कारक है। शुक्र नेचुरल रूप से शादी में भूमिका अदा करता है कि अगर आपकी शादी की दशा नहीं भी है और उसका सप्तम भाव लगन किसी से संबंध भी नहीं है और शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर चल गई तो वो शादी कराने में सक्षम है अगर शुक्र आपका बली है। तो इस हॉरोस्कोप में हमने देखा तो प्लेनेट शुक्र बहुत स्ट्रांग भी है और उसकी भूमिका भी बार बार आ रही है। अब इनकी जो शादी होती है वो होती है, दशा है राहु में, शनि में, शुक्र। ठीक है, राहु, शनि, शुक्र।
तो पहली बात, शुक्र ग्रह तो प्रत्यंतर दशा का मालिक हो ही गया। अब इस नियम को उठा के हमें नवांश कुंडली में लगाना, क्योंकि नवांश कुंडली से ही हमारी शादी होती है। तो इसको पूरी तरीके से आप देख लीजिए। मैं इन सबको देखिए इरेज कर देता हूँ। दशा है राहु की, नवांश कुंडली में राहु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। गुरु कहाँ है? लगन में। इसका मतलब राहु शादी कराने वाला प्लेनेट है। हमें मोटे तौर पे पता लग गया कि भी हम किसी कोई हॉरोस्कोप देखेंगे फिर क्या राहु शादी करा सकता है? हाँ, राहु शादी करा सकता है, क्योंकि राहु यहाँ दूसरे घर में है और उसका डिस्पोजिटर गुरु लगन में बैठा है, और उस गुरु का संबंध सीधा यहाँ सप्तम भाव से बन गया, यानी लगन से भी बन गया और सप्तम से भी बन गया। तो राहु एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट ऐसा बना जो आपकी शादी करा सकता है। ठीक है, तो राहु की महादशा के बाद आती है अंतरदशा राहु में शनि। अब शनि की भूमिका हमें देखनी है कि क्या शनि शादी करा रहा है। हमने देखा कि शनि ग्रह यहाँ बैठा है और ये शनि ग्रह यहाँ से तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है। तो क्या हुआ? शनि ने कहने को देखा जाए तो राहु पर भी 10वीं दृष्टि दी है, और राहु गुरु की राशि में हो तो गुरु शनि को भी देख रहा है। तो यानी एक अच्छा संबंध बना राहु का, गुरु का और शनि का। और प्रत्यंतर दशा किसकी थी? हमारी शुक्र की। शुक्र ऑलरेडी 7th हाउस में है, जो विशेष भूमिका में है, नेचुरल कारक भी है और विशेष भूमिका में भी है। तो इस तरीके से इनकी जो शादी हुई वो राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में इनका विवाह हुआ। अब आप देख लीजिए, यहाँ भूमिका को अंदरूनी रूप से निभाने वाला ग्रह कौन है? गुरु है, क्योंकि गुरु अकेला ऐसा प्लेनेट है जो लगन में बैठा है, शनि को देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है, सप्तम भाव के स्वामी को भी देख रहा है। इसीलिए राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में इनका विवाह हुआ, और समय पर विवाह हुआ। ये कॉम्बिनेशन हमें लगा के देखने ही हैं हर बार कि भी हॉरोस्कोप में जल्दी शादी हो रही है, देर से हो रही है और किन दशाओं में हो रही है। और आप ये देख लीजिए, राहु धन भाव में है, धन के स्वामी के कारक में है। इसलिए जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद से इनके जीवन में राइज भी हुआ है, क्योंकि राहु भी धन में गुरु की भूमिका निभाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि भी शादी के बाद होना क्या है। क्योंकि राहु यहाँ आप देखिए सप्तम का स्वामी लाभ भाव में है, और यहाँ सप्तम का स्वामी अपनी ही राशि में है, धन के स्वामी गुरु से दृष्ट है, यानी शादी भी समय पे कराई और शादी के बाद राइज भी कराया। अब इनकी शादी को 11 साल हो चुके, और ये जिस दिन से इनकी शादी हुई है तब तक उन्होंने राइज ही कराया। खुद भी ये वर्किंग लेडी हैं और इनके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल है, संतान भी इनको हो गई है, सब तरीके से बेहतर है। तो आप एक हॉरोस्कोप को देख के कैसे पता लगा सकते हैं, वो ये तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। तो आगे भी ऐसी ही जानकारी मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल तो मैं कितने भी लगा सकता हूँ यहाँ, 2, 4, 10, 5, लेकिन एक ही एग्जाम्पल को आप तरीके से समझ लो। जो पॉइंट मैंने बताया उनको पेपर पे लिख लो कि भैया कितने प्लैनेट कहाँ से कनेक्टेड है और उनकी दशा में शादी है, और उससे पहले आपको ये देखना है कि शादी जल्दी हो रही है, देर से हो रही है। तो आगे भी ऐसी विशेष जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार। जय श्री राम।